जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को एक साथ में देखते हैं। तो आज हम यहाँ पर 5 मई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि आज जो एडिटोरियल्स है उसमें कुछ खास हमें देखने को मिल नहीं रहा है, तो एडिटोरियल्स कवर करके कोई मतलब नहीं है। अब जिस तरीके से हमने एक बार द हिंदू जो है उस न्यूज़पेपर को फ्रंट पेज से लेकर तो लास्ट पेज तक कवर किया था, क्योंकि द हिंदू में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी। अब आज अगर हम देखते हैं तो द हिंदू में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो इसलिए आज हम इंडियन एक्सप्रेस जो है उसको फ्रंट पेज से लेकर तो लास्ट पेज तक कवर करने वाले हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब आप सभी को मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो हम फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज तक कवर कर रहे हैं, इसमें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसी को हम कवर करेंगे। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस न्यूज़ होंगी उसको हम कवर नहीं करने वाले हैं। तो चलिए 5 मई का जो एनालिसिस है वो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो हम यहाँ पर फ्रंट पेज में कौन कौन सी न्यूज़ है उस पर यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, न्यूज़ तो कई सारी होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो न्यूज़ हमें यहाँ पर कवर करनी है। और यहाँ से आपको ये भी पता चला है कैसे हमें डिस्टिंग्विश करना है कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग का ये भी कंफ्यूजन होता है जब भी वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हम दिल्ली एडिशन जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर जो मैं 4th पेज पर बताऊँ, हो सकता है कि आपके इस पर 6th पेज पर हो, अगर आप कोई दूसरे राज्य से हो वो एडिशन अगर आप देख रहे हो, है ना। तो ये मैटर नहीं करता है कौन से पेज पर है, न्यूज़ जो है वो मैटर करती है। तो जब हम फ्रंट पेज की बात करते हैं, मतलब फर्स्ट पेज की बात करते हैं, तो एक न्यूज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो इलेक्शन कमीशन डिवाइड। ठीक है, इलेक्शन कमीशन डिवाइड वो देखने को मिल रहा है। अब बेसिक न्यूज़ अगर हम देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ जो है वो तो आपको एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है ये आपको पता रहना चाहिए। तो इसमें हाई कोर्ट वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो देखने को मिल रहा है हमें। बेसिकली मर्डर चार्जेस जो है वो लगा देने चाहिए, इस तरह की बातें जो है जुडिशरी की तरफ से आई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। हालांकि हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसमें आती है ना। अलग अलग तरीके की बॉडीज होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, नादर कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों ही बॉडीज देखते हैं तो यहाँ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों का हमारे आर्टिकल में जिक्र जो है वो किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मर्डर चार्जेस जो है उसकी बात की जा रही, क्यों? क्योंकि जो भी हमें रैलीज देखने को मिली है पॉलिटिशियंस की, तो उसको कर्व करने का काम किसका होता है, उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, या फिर उसकी इजाजत ना देने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने यहाँ पर कुछ किया नहीं। उसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो कोरोना केसेस है हमें सडन राइज देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है वो निकल कर आ रही थी, और उसके बाद जो मीडिया है उन्होंने भी काफ़ी इसको उछाला। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर जो मीडिया है उसको यहाँ पर कर्व करना चाहिए, मीडिया ने इस तरह की बातें। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी न्यूज़ में आ गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, तो ये अगर हम देखते हैं तो ये एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। क्या है ये? एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है कि ये अपने आप में ही है ना। मतलब ऐसा नहीं है किसी के अंडर में आ रही है या फिर कोई बहुत ही इसको डिपेंडेंसी किसी के ऊपर है। देन उसी के साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल है यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस जो होती है इंडिया में, उसको यहाँ पर एडमिनिस्टर करने के लिए। अब कौन कौन से इलेक्शंस की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है? तो जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन देखने को नहीं मिलते हैं, ये लोग कंडक्ट नहीं करवाते हैं। उसके लिए हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन देखने को मिलता है ना। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमें देखने को मिलता है, एंड उसी के तहत 11th एंड 12th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर फंक्शंस देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो फंक्शंस हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं? सबसे पहले जो फंक्शन हमें देखने को मिलता है वो है कि ये जो भी इलेक्शंस है उसको कंडक्ट करने के लिए जो एंटायर प्रोसेस होती है, भले वो कंट्रोल करना हो, इलेक्शंस डायरेक्ट करना हो, किस तरीके से हमें इलेक्शंस करने हैं, एंड सुपरिटेंडेंट करना हो, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसके द्वारा किया जाता है। अब इसमें सारी चीज़ें आती है, सारी चीज़ें मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्शन जो कैंपेन्स होते हैं उसका अगर टाइम पीरियड कम करना हो, इलेक्शन कैंपेन्स का अगर टाइम पीरियड बढ़ाना हो, जो भी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रही है ये चीज़, इसलिए ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। लेकिन
ये सभी चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी दखलंदाजी कर सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो इलेक्शन स्केड्यूल्स होते हैं उसको यहाँ पर देखना हो, देन पीरियडिक एंड टाइमली इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाना हो, है ना, बाईपोल जो होते हैं वो भी ये कंडक्ट करवाते हैं, इलेक्टोरल रोल जो है उसको प्रिपेयर करना हो, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो इशू करना हो, वो सब हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो लोकेशन है ना, ये डिसाइड करता है लोकेशन पोलिंग स्टेशन का, कि लोकेशन जो है वो क्या रहेगा। देन जो वोटर्स है पोलिंग स्टेशन पर उनको यहाँ पर असाइन करना, जो काउंटिंग सेंटर्स है उसका लोकेशन यहाँ पर तय करना, जो अरेंजमेंट्स है यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर वो सब कुछ यहाँ पर किसके अंडर में आता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसके अंडर में आता है। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर जब इलेक्शन हो रहे हैं उसमें होल सोल अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसमें किसी की भी नहीं चलेगी, किसी की भी नहीं, अगर हम लीगल तरीके से देखें किसी की भी नहीं चलेगी, ठीक है। इसलिए तो हमें क्या चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर हम देखते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो डेमोक्रेसी को अगर स्ट्रेंथन करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। क्यों? क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब हम कंडक्ट करवाएंगे तभी जाकर हम डेमोक्रेसी को सस्टेन कर पाएंगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। देन उसके बाद यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको रिकॉग्निशन जो है वो ग्रांट करना, है ना, जो यहाँ पर सिंबल्स है वो एलोकेट करना। देन एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो है ये भी यहाँ पर करते हैं, अगर किसी का डिस्क्वालिफिकेशन करना है, पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसमें जो भी एमपीज है किसी का भी अगर पोस्ट डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो वो भी यहाँ पर एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं जो मैं बोलूँ वैसा करो ना, यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो यहाँ पर इशू किया जाता है इलेक्शंस के दौरान। मतलब इसमें होता है कि आचार संहिता, आपको किस तरीके का आचरण रखना है इलेक्शन के रिजल्ट्स आने तक। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है जब से इलेक्शन के दिन अनाउंस होते हैं, ठीक है, जब से इलेक्शन के डेट्स अनाउंस होते हैं तब से लेकर तो रिजल्ट आने तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू रहता है। देन यहाँ पर कैंपेन एक्सपेंडिचर जो है पर कैंडिडेट वो लिमिट सेट करना, ये भी किसका होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमें देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें कई चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है उसमें क्रिमिनलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, जिसके वजह से जो पॉलिटिक्स है उसमें सही लोग आ नहीं पाते हैं, जिनको एक्चुअल में चुनकर आना चाहिए, जो जनता के एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव बनने के हकदार है वो नहीं बन पाते हैं। देन यहाँ पर जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट का वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। क्या है, मतलब इंडिपेंडेंस के साथ उसने काम करना चाहिए, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, लेकिन उसको वो करने नहीं दिया जाता है, काफ़ी समस्याएं आती है। जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज उनको रेगुलेट करने के लिए उसके पास पावर नहीं है, इसलिए कई बार बोला जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो टूथलेस टाइगर की तरह बर्ताव कर रही है। देन इलेक्शन कमीशन जो है ये लेस एंड लेस इंडिपेंडेंट होती जा रही है एग्जीक्यूटिव से। मतलब बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर जैसा बोलेगी वैसा वो बर्ताव करेंगी, ऐसा यहाँ पर एक छवि बनती जा रही है, जिसकी वजह से इलेक्शंस पर से भी लोगों का भरोसा जो है वो उठता जा रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भरोसा उठना ये डेमोक्रेसी से भरोसा उठने जैसा है। देन यहाँ पर नॉन ट्रांसपेरेंट इन इलेक्शन ऑफ सीईसी एंड अदर टू कमिश्नर्स, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स है वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, है ना, और वो नॉन ट्रांसपेरेंट रहता है। मतलब पता ही नहीं चलता है किस बेसिस पर उनको लिया जा रहा है, किस बेसिस पर, क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एंड जो रिमूवल प्रोसेस है वो भी हमें एक तरीके की समझ लीजिए कि डेंजरस देखने को मिलती है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर हम देखते हैं ही कैन बी रिमूव्ड और ही एंड शी कैन बी रिमूव्ड एज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, है ना, वो जो रिमूव किए जाते हैं। एंड बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पर रिमूव किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर हम सबको सेम दे रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाकी इलेक्शन कमिश्नर को। जो बातें होनी है, जो डिसीजन लिए जाने हैं वो मेजोरिटी जो बोलेगी उसके तहत लिए जाने हैं। लेकिन जब यहाँ पर सिक्योरिटी की बात आती है, जॉब सिक्योरिटी की, तो ये जो है ये यहाँ पर रहते हैं पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के काबू में, और ये भले इंडिपेंडेंटली काम कर पाए, तो हमें कई बार इसमें प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। देन फ्रंट पेज पर ही, फर्स्ट पेज पर ही अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं तो हमें वायलेंस जो है वेस्ट बंगाल में वो देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें डेथ जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए जब इस तरीके का वायलेंस हो रहा है राज्य में, क्योंकि इलेक्शंस अभी हो चुके हैं, इलेक्शंस के दौरान काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है वेस्ट बंगाल, इलेक्शंस के बाद भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर जब दंगे हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, प्रधानमंत्री ने भी जो ममता बनर्जी है उनको कॉल करके कहा कि कुछ एक्शंस जो यहाँ पर लिए जाने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके लिए एक जो प्रावधान हमें देखने को मिलता है, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो है
प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल जो है ये काफ़ी प्रोमिनेंट रहा है अभी एक साल में, इसलिए इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। शॉर्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पर मीनिंग अगर हम देखते हैं, मीनिंग होता है सस्पेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका सस्पेंशन हमें देखने को मिलता है, और इसको स्टेट इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो है ये भी कहा जाता है। देखिए हमारे यहाँ पर तीन तरीके की इमरजेंसी है, एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है स्टेट इमरजेंसी एंड तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। मतलब समझ लीजिए आर्टिकल 352 से लेकर तो 360 तक, ठीक है, कुछ प्रावधान 365 देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ये आर्टिकल के बीच में अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है, इसमें नेशनल इमरजेंसी बोलिए, स्टेट इमरजेंसी बोलिए एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलिए, तीनों हमें देखने को मिलती है। अब नेशनल इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं तो वो तीन ग्राउंड्स पर लगाई जाती है, एक है वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रेबिलियन, नॉट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। एंड देन यहाँ पर अगर हम आर्टिकल 356 देखते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो इम्पोज किया जा सकता है किसी भी राज्य में, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वहाँ पर फेल हो रही है। जो संवैधानिक मशीनरी है, मतलब वो राज्य संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, अगर वहाँ का जो गवर्नर है वो ऐसा बोलता है प्रेसिडेंट को कि यार यहाँ पर बहुत ज़रूरत है प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं, ठीक है। एंड आर्टिकल 365 भी हमें देखने को मिलता है 365, उसके अनुसार प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो इम्पोज किया जा सकता है किसी भी राज्य में अगर वो जो यूनियन की तरफ से डायरेक्शंस दिए गए हैं वो कंप्लाई करने में फेल होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, है ना, वहाँ पर कोई भी बाहर से अग्रेशन ना आए, इंटरनल सिविल वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना हो। तो इसी के चलते अगर वहाँ पर सेंटर अगर कोई डायरेक्शन दे रहा है कि देखो इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो, ये आपको सही करना है, फिर भी अगर वायलेंस चलता रहा, फिर भी अगर वो उसके अगेंस्ट में जाते रहे, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लागू किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन अगर हम देखते हैं प्रेसिडेंट्स रूल के लिए, तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है वो ज़रूरी होता है। यहाँ पर दोनों ही हाउसेज जो उसे पास होना चाहिए। प्रेसिडेंट्स रूल जो है इनिशियली 6 महीने के कार्यकाल के लिए लगाया जा सकता है एंड उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल के लिए, लेकिन हर 6 महीने में उसको आपको रिन्यू करते रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है, तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए कौन सी मेजोरिटी लगती है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्लस जो प्रेसिडेंट्स रूल है उसको रिवोक करने की क्या प्रावधान है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो प्रेसिडेंट्स रूल से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देन उसके बाद ये हो गया हमारा सेकेंड न्यूज़। थर्ड न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो आईपीएल जो है वो यहाँ पर हिट हुआ है कोविड की वजह से, तो आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है। आईपीएल अभी नहीं, आपको मैचेस जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि काफ़ी तेज़ी से केसेस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद बाकी जो अगर हम फ्रंट पेज पर देखते हैं तो वही ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इसकी उसकी वही सब बातें जो है वो हमें देखने को मिल रही है, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम सेकेंड पेज पर आते हैं तो सेकेंड पेज पर भी हमें कुछ भी न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। सीधा जो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट आ रही है वो है फोर्थ पेज पर, क्योंकि सेकेंड पेज पर अगर हम देखते हैं तो वही एक्सटेंशन रहता है फ्रंट पेज का। देन थर्ड पेज अगर हम देखते हैं तो उसमें सिटी ओरिएंटेड न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिसमें अगर हम दिल्ली का भी देखते हैं तो उसमें भी बस वही एक कोरोना केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो लॉकडाउन है उसकी सिचुएशन, यही सब हमें देखने को मिल रहा है। एंड देन उसके बाद फोर्थ पेज अगर हम देखते हैं, फोर्थ पेज में हमने एक चीज़ देखने को मिल रही है जो कि वर्ल्ड पुल्मोनरी डे, ठीक है। वर्ल्ड पुल्मोनरी डे, हाइपरटेंशन डे जो है ये हमें देखने को मिल रहा है फोर्थ पेज पर। अभी कंटिन्यू में है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये पेजेस जो है कंटिन्यू में हमें जो पुल्मोनरी डे है उसी के बारे में देखने को मिल रहा है। ये जो है 5 मई को हमें देखने को मिलता है। एनुअल ग्लोबल इवेंट है जो अवेयरनेस यहाँ पर रेस किया जाता है पुल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में। ये सीवियर कंडीशन है जो लंग्स एंड हार्ट जो है उसको अफेक्ट करती है। तो आइए एक बार न्यूज़पेपर पे भी हम इसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये है वर्ल्ड पुल्मोनरी हाइपरटेंशन डे, और यहाँ पर आप उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देख सकते हो। जैसे कि ये जो है वर्ल्ड पुल्मोनरी हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 मई 2021, मतलब 5 मई को किया जाता है, हर साल किया जाता है। और यहाँ पर जो डिसीज़ है उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये चीज़ की जाती है। ये एक रेयर टाइप हाई ब्लड प्रेशर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर जो है ये होता है यहाँ पर जब प्रेशर जो है ब्लड वेसल में ये यहाँ पर हार्ट से लंग्स तक जो जाती है वो काफ़ी हाई हो जाता है, मतलब हार्ट से लंग्स तक जो ब्लड जा रहा है वो काफ़ी हाई हो जाता है। और इतना हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर जो वेसल्स है वो यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टूट भी जाते हैं, जिसकी वजह से जो अटैक्स है वो सब हमें देखने को मिल सकते हैं।
तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। एट प्रेजेंट इसका कोई भी क्यूर जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन सेवरल ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब कॉजेज क्या क्या है, कॉजेज अगर आप देखोगे तो ये 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है पीएच को, ठीक है। पुल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, पीएच कॉज बाय लेफ्ट साइड हार्ट डिसीज, पीएच कॉज बाय लंग डिसीज, पीएच कॉज बाय क्रॉनिक ब्लड क्लॉट्स एंड पीएच ट्रिगर्ड बाय अदर हेल्थ कंडीशंस। तो हमें इतना ज़्यादा डीप में इसकी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि हार्ट एंड लंग से रिलेटेड है, ठीक है, हार्ट एंड लंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें, और बाकी अगर आपको इसके रिगार्डिंग देखना है तो आप देख भी सकते हो, लेकिन इतना एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो और कुछ इसमें ज़्यादा जानने लायक नहीं है। देन उसके बाद अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे इंडियन पर्सपेक्टिव में, ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन सिनारियो जो है वो दिया हुआ है। ये जो है हाइपरटेंशन, ये क्रॉनिक डेबिलिटिंग डिसीज है जो कैरेक्टराइज किया जाता है लंग्स आर्टरी प्रेशर में, है ना। एंड इसमें अगर हम देखते हैं 15 to 60 पर मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जो है यहाँ पर बर्डन इसका हमें देखने को मिलता है। करंटली इंडिया जो है वो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कि हार्ट, ये डिसीज हो गया, उसी के साथ साथ जो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कई ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। देखिए इसके रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो जो है वो भी लाने वाला हूँ, जिसमें मैं जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज कवर कर रहा हूँ ना, उसे मैं हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इंडिया जो है काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है उस मामले में। जो लाइफस्टाइल है, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल क्या होते हैं, वो सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर जो इसके मतलब समझ लीजिए जो नंबर्स है वो इतना ज़्यादा बर्डन हो रहा है। अब देखिए सोशो कल्चरल, जियोग्राफिक, इकोनॉमिक, एथनिक डाइवर्सिटी, रीजनल वेरिएशन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है। तो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम किस तरीके की है ये तो हमें पता चल ही गया है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है हमें पता चल ही गया है कोरोना की वजह से, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इंडिया की जो स्थिति है इस मामले में काफ़ी ख़राब है। और उसमें भी अगर हम देखते हैं तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज 10.6, देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंट्रीब्यूट टू 5.8% केसेस अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया में, ठीक है। बाकी भी बहुत सारे डिसीजेस से इंडिया जूझ रहा है, जैसे HIV हो गया, देन मस्कुलर डिसऑर्डर हो गए, है ना। तो बहुत सारी डिसीज है जिससे इंडिया जो है वो जूझ रहा है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर ये पुल्मोनरी डिसीज होने के बाद बस इतना ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट पेज जो है उसमें हम यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं क्या खास है। अब यहाँ पर 9th पेज पर जब हम आते हैं तो उसमें हमें इंडिया यूके रोड मैप 2030 देखने को मिलता है। मतलब मोदी एंड जो जॉनसन है उनके बीच में चर्चा हुई है, वर्चुअल मीट हुई है, एंड उसके रिगार्डिंग यहाँ पर काफ़ी डिस्कशन जो है वो किया गया है अलग वेरियस सेक्टर्स पर। तो अब ये जो डिस्कशन है इसमें क्या क्या किया गया है ये यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले तो यहाँ पर जो कोविड-19 सिचुएशन है उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया, उसके बारे में जो भी चर्चा है वो की गई। यहाँ पर एक दूसरे को थैंक यू वो सब किया गया कि तुमने बहुत अच्छे सिचुएशन में काम कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। सक्सेसफुल पार्टनरशिप जो है वैक्सीन के मामले में वो यहाँ पर हमें देखने को मिला। देन एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप जो है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। अब एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है उसको यहाँ पर निगोशिएट करने के लिए यहाँ पर दोनों ही तरफ से बातें की गई। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अगर हो जाता है तो काफ़ी ट्रेड जो है उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। इसीलिए यहाँ पर उनके द्वारा बोला भी गया है कि यहाँ पर इंडिया यूके ट्रेड जो है 2030 तक उसको डबल करना है, ठीक है। एंड देन डिफेंस पार्टनरशिप जो है उसे स्ट्रेंथन करने की बात की गई। इसमें हमें मैरीटाइम जो सेक्टर है वो देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन जो है वो देखने को मिलता है। अब मैरीटाइम आप सभी को पता है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है इंडियन ओशन एंड इंडो पैसिफिक ओशन। इंडो पैसिफिक ओशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर कोलैबोरेशन जो है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, क्योंकि अगर आप देखोगे इंडो पैसिफिक में जो चाइना है वो अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहा है, तो उसी को यहाँ पर फाइट करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन और इंडिया फ्यूचर कॉम्बैट एयर इंजन रिक्वायरमेंट, उसके लिए भी यहाँ पर बातें जो है वो की गई। तो ये चीज़ एक शॉर्ट में हमें पता रहना चाहिए किस किस बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही, क्योंकि जब इंटरनेशनल रिलेशन आता है, इंडिया यूके रिलेशन जब आते हैं तो उसमें ये जो लेटेस्ट पॉइंट किए गए हैं वो हमें लिखना इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद 9th पेज होने के बाद 10th पेज पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें एडिटोरियल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो एडिटोरियल एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके के एडिटोरियल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो ये वाला अगर हम एडिटोरियल पेज देखते हैं, इसमें दिल्ली कोविड पजल वही है। यहाँ पर जो केसेस है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, पेशेंट माइग्रेशन, रूरल हेल्थ केयर जो है उसमें अर्जेंटली हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये हेल्थ केयर हमारी सिस्टम जो है काफ़ी बुरी अवस्था में चल रही है, हमें पता है। अब बुरी अवस्था में चल रही है उसमें
वही सारे पॉइंट्स जो हमने अब तक देखे हुए, वही सारे पॉइंट जो है घिसे पिटे, वो सब यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जो खास एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कुछ खास निकल कर नहीं आता है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वाला अगर हम देखते हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली जो डेमोक्रेसी है, देन व्यक्ति है, उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, कैसे उन्होंने डेमोक्रेसी को सस्टेन करने की कोशिश की। देन यहाँ पर फ्री जैब्स जो है सभी को नेसेसरी है, वो यहाँ पर बात की जा रही है। सेंटर की वैक्सीनेशन पॉलिसी चल रही है, उसमें जो लोग हैं सिटीजन से उनको मैन्युफैक्चरर की मर्जी पर रखा जा रहा है। अभी हमने कंट्रोवर्सी देखी है पूनावाला की, किस तरीके से वो चले गए देश छोड़कर। अब आप खुद सोचिए कि उनको इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, उनको इतनी सारी धमकियां आ रही है, ऐसा उन्होंने खुद कहा, और वो लंदन गए हैं। अब हो सकता है कि वो उस साइड ही कहीं तो भी प्लांट जो है वो डाले एंड वहाँ पर वो कॉम्पिटिटिव एज ले। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्यों लोगों को जाने की ज़रूरत पड़ती है। क्या हमारा जो बिजनेस ओरिएंटेशन है, क्या हमारे देश में जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, क्या उनकी जान इतनी खतरे में आ सकती है कि आज जहां पूरा देश जो है जो कोरोना से लड़ रहा है, उस मामले में एक व्यक्ति जो यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, भले ही वो पैसे कमा रहा है, नो डाउट, है ना, तो वो वहां पर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, काम करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी अगर उसको धमकियां जा रही है, फिर भी हम उसको वाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर ऐसे जो नेता लोग हैं जिनको कोई जान को खतरा नहीं रहता है, उनको इतने भारी भरकम सिक्योरिटी दे देते हैं। एंड कंगना जो खुद के ही बोलने की वजह से इतनी प्रॉब्लम में फंसती है, उनको इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी दी जाती है। तो ये व्यक्ति को क्यों इतनी सिक्योरिटी जो है, अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही थी? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि हमें एंटी रिच माइंडसेट जो है वो भी चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अमीर बन गया है, तो फिर उसके बाद उसके तरफ एक जो परसेप्शन है वो हमारा चेंज हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो तो माफिया है ना, वो कुछ गलत काम ही कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह के हालात यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं, जो वैसे भी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत खतरनाक है। क्योंकि उससे क्या होता है, गवर्नमेंट अगर उसको हेल्प कर रही है तो सूट बूट की सरकार बता दी जाती है, जिसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट जो है उनके हाथ से जो वोट बैंक है वो खिसक जाता है, इसलिए वो भी उनका समर्थन नहीं कर सकते, वो भी उनके साथ नहीं जा सकते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है, जिसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ पर बेसिकली फ्री जैब से उसकी बात की जा रही है। देन यहाँ पर भी इतने इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी गुजरात रिट्रीटिंग स्टेट, जो इसमें भी गुजरात जो है उसकी आलोचना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए लगे हाथों यहाँ पर एक्सप्लेन्ड सेक्शन जो है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन्ड सेक्शन में भी यहाँ पर बिहाइंड फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल फायर्स। अब देखिए यहाँ पर जो फायर है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है हमारे देश में, उसके ऊपर में एक सेपरेट, क्योंकि कंटेम्प्रेरी टॉपिक है तो इस पर कंटेम्प्रेरी जो हम सीरीज ले रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से, आप सीरीज जाकर जरूर देखिए। जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स में ले रहा हूँ उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स, तो वो आप जरूर देखिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो उसमें मैं ये जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है हमारे देश में, उसके ऊपर जो वीडियो है आपके लेकर आने वाला हूँ। देन यहाँ पर ट्विटर जो है परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है कंगना रनावत का। तो अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि हम किस तरीके के नॉर्म्स रखते हैं, किस तरीके की हमारी गाइडलाइंस है। अगर फिर से भी वो कंगना रनावत आना चाहे, क्योंकि एक तो अकाउंट उनका सस्पेंड हो गया है, तो हो सकता है फिर से आ जाए, लेकिन फिर से भी अकाउंट नहीं बना सकती है। इस तरीके का अकाउंट जो है वो सस्पेंड किया गया है। अब यहाँ पर बोल बच्चन बहुत ही ज़्यादा किए गए हैं, तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंगना के आप सभी को पता है किस तरीके की वो मोफट है, कुछ भी बोलते रहती है ना, मतलब दंगे वंगे सब भड़काना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब हालांकि ट्विटर बोलता है कि हम सबके लिए जेन्युइन रखते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। हमें पता है कि किस किस के अकाउंट सस्पेंड किए जाते हैं, किसके नहीं किए जाते हैं, कितना भी कुछ करने के बाद। खैर, तो यहाँ पर यूएस जो असेंबली है, आसाम असेंबली, उसमें बहुत कम महिलाएं हैं, जस्ट 6 वुमेन हमें देखने को मिल रहा है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए एक्सपेंड सेक्शन में भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर 14th पेज पर जब हम आते हैं तो 14th पेज पर हमें ये जो न्यूज़ है वो देखने को मिलती है कि कोविड डेथ ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज ये जीनोसाइड से कम नहीं है, ऐसा यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जीनोसाइड क्या है ना, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, खासकर प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो जीनोसाइड आपको पता रहना चाहिए। जीनोसाइड की जब हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन जीनोसाइड दिसंबर 1948, यहाँ पर जीनोसाइड का मतलब होता है कैरिंग आउट एक्ट्स इंटेंडेड, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है जिसके वजह से यहाँ पर टू डिस्ट्रॉय इन होल और इन पार्ट अ नेशनल, एथनिक, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप। मतलब यहाँ पर पर्टिकुलरली एक नेशनल या फिर एथनिक ग्रुप या फिर रेशियल ग्रुप या रिलीजियस ग्रुप को कंप्लीटली या फिर पार्टली अगर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है तो वो जीनोसाइड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है, कम्युनिटी को अगर आप कोई तकलीफ दे रहे हो, वहां पर उनको मार रहे हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो मतलब वो जीनोसाइड जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर रफेल लेम्किन, ये एक पॉलिश लॉयर थे, उन्होंने ये जो जीनोसाइड है टर्म कॉइन की थी 19
1943 में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए, इसके अलावा और कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके रिगार्डिंग। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 16th पेज की, तो हम 16th पेज पर आते हैं, क्योंकि उसके बाद 15th पेज जो है वो एक्सप्लेन सेक्शन है जो हमने देखा है। देन 16th पेज पर जब हम आते हैं, जो वर्ल्ड न्यूज़ की बात करता है, उसमें हमें एक न्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, वो है G7 क्लोज रैंक्स कंसिडर्ड टफ मैसेज फॉर चाइना एंड रशिया। तो इसमें G7 मीटिंग जो है उसके तहत हमें क्या देखने को मिलता है, उसके तहत हमें देखने को मिलता है यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया है चाइना एंड रशिया को कैसे काउंटर किया जाए। चाइना का जो यहाँ पर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हो रहा है, इकोनॉमिक जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसका एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रशिया जो उसकी मिलिट्री अगर हम देखते हैं तो उसके वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उनको कैसे कर्टेल किया जाए, कैसे काउंटर किया जाए, उसके बारे में यहाँ पर बातें हो रही है। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है G7 क्या है। G7 की अगर हम बात करते हैं तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्म की गई 1975 में। ये एनुअली मिलती है और जो भी इश्यूज हो कॉमन इंटरेस्ट के, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गई, एनर्जी पॉलिसी हो गई, तो ये जो टॉपिक्स हैं इन पर यहाँ पर चर्चाएं जो है वो की जाती है ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट जहाँ पर रहते हैं। अब इसमें मेंबर जो है वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो इसमें अगर हम देखते हैं G7 जो है, इसमें हमें इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसी जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कि कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए, इसके अलावा और कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको पता रहने की जरूरत नहीं। देन उसके बाद पोलैंड में इंडियन वेरिएंट जो है ये फाउंड किया गया है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पर वर्ल्ड पेज पर। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो म्यांमार जो है उसने सैटेलाइट टीवी बैन कर दिया है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट उसको नज़र आ रहा था। एंड बिल एंड मलिंदा जो है, मेलिंदा उनकी वाइफ, वो अब डिवोर्स ले रही है 27 साल के बाद, 27 साल की उनका मैरिज हो गया। तो ये सारी और हमें उसमें न्यूज़ देखने को मिल रही है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतनी न्यूज़ है। देन उसके बाद इकोनॉमी सेक्शन हम देखते हैं, तो इकोनॉमी सेक्शन में भी कुछ खास न्यूज़ नहीं है। 5G ट्रायल ये सब हो रहा है, एक्विजिशन की बातें हो रही है, और जो लॉकडाउन है उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये सारी बातें हमें देखने को मिल रही हैं। बाकी तो स्पोर्ट्स न्यूज़ आता है, स्पोर्ट्स पेज आता है, जो उसमें भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, IPL सस्पेंड हो गया, वो एक न्यूज़ है। तो इस तरीके से हमें आज का न्यूज़पेपर जो है वो देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।